आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 16 अप्रैल 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। लेबनान में आज रात हो सकता है सीज फायर। इस्राएली फौज को जंग रोकने की तैयारी के हुक्म। इसराइल ने सीज फायर से पहले तेज किए हमले, मलबे में बदली लेबनान की कई इमारतें। अमेरिका की ईरान को फिर से जंग छेड़ने की धमकी। पीट हेग्सेथ ने दोबारा हमले के लिए तैयार रहने को कहा। ईरान का बयान, अमरीकी जंगी जहाजों को समंदर में डुबो देंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर के दफ्तर से आई बड़ी धमकी। गजा की सड़कों पर हजारों लोगों का एहतजाज। फिलिस्तीनी प्रिजनर्स डे पर कैदियों की रिहाई की उठी मांग। मुश्तरका मोर्चा बनाने की हमास ने की अपील। हुसाम बदरान ने तमाम फिलिस्तीनी धड़ों को एकजुट होने को कहा। सोमालीलैंड में इसराइल ने भेजा अपना पहला एम्बेसडर। जिस इसराइल को दुनिया नहीं करती तस्लीम, उसी ने दी थी सोमालीलैंड को पहली मान्यता। बैंकों पर अमरीकी पाबंदियों से भड़क गया चाइना। चीन ने धमकियों को गैर कानूनी और एक तरफा बताया। रूस की रिफाइनरी में आग का कहर। यूक्रेन के हमलों में हुआ बड़ा नुकसान। और सीरिया के एयरबेस से निकले अमरीकी फौजी निकलने से पहले अपनी ही गाड़ियों और सामान में लगाई आग। सीरिया की फौज ने जमाया कंट्रोल। सबसे पहले एक बिग न्यूज। लेबनान में जंग रुक सकती है। आज रात से सीज फायर होने का इम्कान है। इस्राएली न्यूज़पेपर हारेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली फौज को आज रात से लेबनान में जंग रोकने की तैयारी करने के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। अल जजीरा के हवाले से रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब लेबनान फ्रंट पर टेंशन अपने उरूज पर है। अगर ये सीज फायर अमल में आ जाता है तो ये मिडिल ईस्ट के बिगड़े हुए हालात में एक बड़ी तब्दीली साबित हो सकता है। फिलहाल इस्राएली फौज इन ऑर्डर्स पर अमल की तैयारी कर रही है, जिससे उम्मीद जागी है कि आज रात से लेबनानी सरहद पर बारूद बरसना बंद हो सकता है। लेकिन क्या सीज फायर के बाद भी पहले के सीज फायर की तरह ही हमले करता रहेगा इसराइल? ये भी एक बड़ा सवाल है। बढ़ते आगे। लेबनान के एक स्कूल को धमाके से उड़ाते हुए इस्राएली फौज ने एक बार फिर गजा जैसी तबाही दोहराई है। सीज फायर से पहले इसराइल बड़े हमले कर रहा है। 16 अप्रैल को जनूबी लेबनान से आई ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली फौज ने एक और स्कूल की इमारत को बारूद से उड़ा दिया है। ये वही अंदाज है जो इसराइल ने गजा की जंग के दौरान अपनाया था, जहां तालीमी इदारों को निशाना बनाया गया था। हर बार की तरह इस बार भी आईडीएफ ने यह पुराना दावा किया है कि इस इमारत के अंदर हिजबुल्लाह के हथियार मौजूद थे, इसीलिए हमने उसे उड़ा दिया। लेकिन बेगुनाह बच्चों के पढ़ने की इन जगहों को जिस तरह मलबे के ढेर में बदला जा रहा है, वो ज़ायनी हुकूमत की उस पॉलिसी को साफ करता है जिसके तहत वो सिविलियन ठिकानों को भी नहीं बख्श रही है। बढ़ते आगे। अमेरिका ने ईरान को एक बार फिर से जंग की धमकी दी है और कहा है कि होर्मुज में ईरान की हरकतें पायरेसी और टेररिज्म है। पेंटागन में हुई एक अहम ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने ईरान को सख्त लहजे में वार्निंग दी है। 16 अप्रैल को हेग्सेथ ने ईरान पर पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पायरेसी यानी कि समुद्री डकैती और टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अमेरिका दोबारा जंग शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। खुला खुला कहा जा रहा है कि हम तैयार हैं। और उन्होंने साफ कहा कि अगर 22 अप्रैल को ख़त्म हो रहा सीज फायर एक्सटेंड नहीं होता, आगे नहीं बढ़ता, तो अमेरिका पहले से कहीं ज़्यादा ताकत के साथ हमला करेगा। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा है कि अमेरिकी नेवी ने ईरान के बंदरगाहों की जो नाकेबंदी, जो ब्लॉकेट की है, वो पूरी तरह से कामयाब है। हेग्सेथ ने ईरान के उस दावे को खारिज किया है जिसमें वो होर्मुज पर कंट्रोल की बात कर रहा है ईरान। हेग्सेथ के मुताबिक कॉमर्शियल जहाज़ों को मिसाइल और ड्रोन से डराना कंट्रोल नहीं बल्कि पायरेसी है। हेग्सेथ ने कहा कि अमेरिकी फ़ौज इस वक्त मैक्सिमम पोस्चर में है, यानी वो एक इशारे पर दोबारा हमला शुरू कर सकती है। ये पायरेसी है। इराक का सोना लूट कर लाना कौन सी डकैती है? लाखों लोग इराक में मार दिए गए, अफगानिस्तान में मार दिए गए मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान, वो क्या है? जवाब तो अमेरिका को भी देना चाहिए। बढ़ते आगे। पेंटागन में जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन जनरल डैन केन ने दुनिया भर के मुल्कों को सख्त वार्निंग जारी की है। दुनिया भर के मुल्कों को डैन केन ने साफ तौर पर कहा है, अमरीकी जनरल है, उसने साफ तौर पर कहा है कि अमरीकी फ़ौजें ईरान के झंडे वाले किसी भी जहाज़ या ऐसे किसी भी जहाज़ का पीछा करेंगी जो ईरान को रसद यानी मटेरियल सपोर्ट पहुंचाने की कोशिश करेगा। पीछा करने का मतलब या डुबो देंगे या पकड़ लेंगे या जब्त कर लेंगे, जो भी है खदेड़ देंगे। 16 अप्रैल को केन ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि जो भी जहाज़ इस नाकेबंदी को नज़रअंदाज करने की कोशिश करेगा उसे या तो पीछे हटना होगा या फिर उस पर अमरीकी कब्जे के लिए तैयार रहना होगा।
जनरल केन ने धमकी दी है कि ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका पूरी ताकत का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा। इसका मतलब है उस जहाज़ को डुबो दिया जाएगा। जनरल केन ने यह बताया कि अब तक 13 जहाज़ों ने नाकेबंदी से टकराने के बजाय वापस मुड़कर समझदारी का फैसला किया है। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ के बयानों के बाद जनरल केन की वार्निंग इस बात की गवाही दे रही कि अमेरिका अब ईरान के समुद्री रास्तों को पूरी तरह सील करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ईरान से भी एक धमाकेदार खबर आई है। ईरान के सुप्रीम लीडर के मिलिट्री एडवाइजर की धमकी सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि होर्मुज में डुबा देंगे अमेरिका के जंगी जहाज। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी के मिलिट्री एडवाइजर मोहसिन रज़ाई ने एक बार फिर अमेरिका के खिलाफ सख्त मोर्चा खोल दिया है। रज़ाई ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि ईरान अपनी 10 शर्तों पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा, चाहे अमेरिका कितनी ही नाकेबंदी क्यों ना कर ले। ये खबर 16 अप्रैल को बहुत से अखबारों की जीनत बन रही है। रज़ाई ने सीज़ फायर को आगे बढ़ाने की सख्त मुखालफत करते हुए कहा कि वो जंग को दोबारा शुरू करने के हक में। ईरान सुप्रीम लीडर के मिलिट्री एडवाइज़र कह रहे हैं कि हम आगे सीज़ फायर नहीं बढ़ाना चाहते, जंग कर लो। मोहसिन रज़ाई का मानना है कि अमेरिका अब मज़ीद जंग लड़ने की ताकत खो चुका है और वो ईरान से बुरी तरह डरा हुआ है। रज़ाई के मुताबिक अगर अमेरिका ने होर्मुज के पास कोई भी हिमाकत की तो उसके जंगी जहाज़ों को समंदर में डुबो दिया जाएगा। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान की हुकूमत का एक धड़ा बातचीत के जरिए मसले को सुलझाना चाहता है, लेकिन मिलिट्री कमांडर्स और सुप्रीम लीडर के करीबी लोग जंग की तरफ लौटने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा ने डोनाल्ड ट्रंप को खरी खोटी सुनाते हुए कहा है कि अमरीकी सदर को दूसरे मुल्कों को धमकी देने का कोई हक नहीं है। लूला दा सिल्वा का ये बयान ट्रंप की उस धमकी के बाद आया जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता नहीं खोला तो वहां पूरी की पूरी तहजीब को ख़त्म कर दिया जाएगा। 16 अप्रैल को आई खबर के मुताबिक लूला ने ट्रंप को आईना दिखाते हुए कहा कि अमेरिका के सदर को यह हक बिल्कुल नहीं है कि वो सुबह सोकर उठें और किसी भी मुल्क को धमकी देना शुरू कर दें। वाकई यही लफ्ज़ है कि सुबह सोकर उठें और किसी को भी धमकाना शुरू कर दें। लूला दा सिल्वा ने अमरीकी आइन यानी अमरीकी कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हुए याद दिलाया कि जंग और फॉरेन पॉलिसी के फैसले सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं होते, बल्कि इसमें कांग्रेस की भी बराबर की हिस्सेदारी होती है, अमरीकी पार्लियामेंट की। ब्राज़ीलियाई सदर के इस बयान ने साफ कर दिया कि ट्रंप की धमकी वाली पॉलिसी की अब इंटरनेशनल लेवल पर भी मजम्मत शुरू हो गई है। अब बात फ़लस्तीन की। फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए गजा में ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए हज़ारों लोग इसराइल के जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आए। फ़लस्तीनी प्रिजनर्स डे के मौके पर गजा की सड़कों पर हज़ारों फ़लस्तीनियों ने उतरकर ज़ायनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया। 16 अप्रैल को हुए इस मुजाहरे के ज़रिए उन तमाम फ़लस्तीनियों की आज़ादी की मांग की गई जिन्हें इसराइल की बदनाम जेलों और डिटेंशन कैंप्स में रखा गया है। गजा के लोगों का कहना है कि इन जेलों में बंद फ़लस्तीनियों को बुनियादी इंसानी हक़ों से महरूम रखा जा रहा है और उनके साथ वहशियाना सलूक किया जा रहा है। इस मौके पर पूरा गजा फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के नारों से गूंज उठा। ऐसे कुछ नज़ारे आज वेस्ट बैंक के रमल्ला शहर की सड़कों पर भी देखने को मिले, जिनकी तस्वीरें, जिनके फ़ोटोज़ आप देख रहे होंगे। वो वीडियो गजा का था। इसी इशू पर बेस्ड एक और ख़बर है। फ़लस्तीनी प्रिजनर्स डे पर गजा में मेडिकल स्टाफ ने एम्बुलेंस की परेड निकालकर अगवा डॉक्टरों की रिहाई की मांग की है। गजा पट्टी में एम्बुलेंस और मेडिकल क्रू ने एक परेड का एहतमाम किया। ये परेड उन डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के साथ यूनिटी, यकजहती दिखाने के लिए निकाली गई जिन्हें इसराइली फ़ौज ने जंग के दौरान अगवा कर लिया था। 16 अप्रैल को फ़लस्तीनी प्रिजनर्स डे के एक मौके पर गजा के मेडिकल स्टाफ ने ज़ायनी हुकूमत की जेलों में बंद अपने साथियों की फ़ौरन रिहाई की ज़ोरदार मांग की है। अब एक ज़ायनी सेटलर की गुंडागर्दी देखिए, जिसके आगे अपनी ही ज़मीन पर बेबस नज़र आए एक बुज़ुर्ग फ़लस्तीनी की छोटी सी खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये 16 अप्रैल को तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, दिल दुखाती हैं। वेस्ट बैंक के मसाफर यत्ता के इलाके में ज़ायनी सेटलर्स की तरफ से फ़लस्तीनियों को परेशान करने का एक बेहद अफसोसनाक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हथियारबंद इस्राएली सेटलर ज़बरदस्ती एक बुज़ुर्ग फ़लस्तीनी के खेतों में अपनी भेड़ें चरा रहा है, बंदूक के जोर पर। बेबसी का आलम यह है कि ज़मीन का असली मालिक वो बुज़ुर्ग सिर्फ देखता रह गया एक कोने में बैठकर, जबकि बाहर से आया कोई सेटलर बंदूक के जोर पर गुंडागर्दी करता रहा। हद तो तब हो गई जब वो सेटलर, वो बेगैरत, उस मजबूर और बेबस बुज़ुर्ग का वीडियो बनाकर उसका मजाक उड़ाता नजर आया। हेब्रोन के साउथ में मौजूद
इस इलाके मसाफर यत्ता में फ़लस्तीनियों के साथ ये रोज़ का सलूक बन चुका है। ये रोज़ की दास्तान है जहां उनकी अपनी जायदाद पर ज़ायनी कब्ज़ा और जुल्म बदस्तूर जारी है। एक और खबर, हमास ने इसराइली दबाव के खिलाफ तमाम फ़लस्तीनी धड़ों से एकजुट होने की अपील की है। तुर्की में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के लीडर हुसाम बदरान ने गज़ा, वेस्ट बैंक और यरूशलेम में बढ़ते इसराइली जुल्म के खिलाफ मुकम्मल फ़लस्तीनी यूनिटी पर जोर दिया। उनका दावा है कि वेस्ट बैंक में फ़ौज और इसराइली सेटलर्स के बढ़ते हमलों ने नेशनल यूनिटी को बेहद ज़रूरी बना दिया है। बदरान ने यह भी बताया कि हमास तमाम फ़लस्तीनी मूवमेंट्स के साथ सियासी और ज़मीनी लेवल पर राब्ते में है, कांटेक्ट कर रहा है और बोर्ड ऑफ पीस के नुमाइंदे निकोले म्लाडेनोव के कुछ प्रपोजल्स पर शुरुआती रजामंदी भी बन चुकी है। यानी कि सारे रेजिस्टेंस मूवमेंट बोर्ड ऑफ पीस से कुछ न कुछ इत्तेफाक जता रहे हैं। दोस्तों, हमास अब तमाम ताकतों को, तमाम मूवमेंट्स को एक स्टेज पर लाकर इसराइल के खिलाफ एक मुश्तरका मोर्चा तैयार करना चाहता है ताकि फ़लस्तीनियों की डिमांड्स को मजबूती से दुनिया के सामने, अमेरिका के सामने रखा जाए। बढ़ते हैं आगे। इसराइल ने सोमालीलैंड में अपना पहला एम्बेसडर तैनात कर दिया है। दुनिया में इस इलाके को तस्लीम करने वाला इसराइल पहला मुल्क बना था। करीब 30 साल के डिप्लोमेटिक अलगाव के बाद इसराइल ने सोमालीलैंड में अपना पहला सफ़ीर, पहला एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया है। खबरों के मुताबिक माइकल लोटम को इसकी जिम्मेदारी के लिए चुना गया है, जो इससे पहले केन्या में इसराइल का एम्बेसडर था। पिछले साल दिसंबर में इसराइल दुनिया का वो पहला मुल्क बना था जिसने सोमालीलैंड को अलग मुल्क माना था और अब सफ़ीर की तैनाती करके उसने इस इलाके के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत कर लिया है। अमेरिका के ऊपर ड्रैगन लाल हो गया है। चीन ने 2 चीनी बैंक्स पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने की अमेरिकी धमकियों की सख्त मजम्मत करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीनी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर गुओ जियाकुन ने यह कहा है कि चीन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी के बिना लगाए जाने वाले किसी भी एक तरफा और गैर कानूनी सैंक्शंस की मुखालफत करता है। सोचिए, अमेरिका भी नेटो पावर और चाइना भी नेटो पावर, और यूएनएससी में चाइना के खिलाफ कोई प्रपोजल नहीं लाया जा रहा। चाइना का कहना है कि अमेरिका की ये धमकियां इंटरनेशनल कानूनों के खिलाफ हैं और इनकी कोई भी कानूनी बुनियाद नहीं है। चीन ने साफ कर दिया है कि वो अपने इदारों और बैंकों के हक की हिफाजत के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएगा और अमरीकी दबाव में नहीं आएगा। दोस्तों, दोनों मुल्कों के बीच बढ़ती ये तलखी ग्लोबल इकॉनमी के लिए नए ख़तरे पैदा कर सकती है। जब भी मैं किसी लफ्ज़ पर जोर दूं, कोई भी कदम, ख़तरे, तो आप समझ लीजिए कि उसमें कई मायने छुपे हैं। कोई भी कदम उठाने का मतलब चाइना जो कह रहा है वो समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। रूस के तुआबसे इलाके में ऑयल डिपो पर ड्रोन अटैक के बाद आसमान छूती लपटों की डरावनी खबर सुन लीजिए। रूस के तुआबसे रिफाइनरी पर 15 अप्रैल की रात हुए एक ज़बरदस्त ड्रोन हमले में कम से कम 2 ऑयल स्टोरेज टैंकों में ज़बरदस्त आग लग गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 16 अप्रैल की दोपहर के बाद भी आग की लपटें नहीं थमी। ये आज भी भड़क रही हैं। लोकल अफसरों ने इस हमले की तस्दीक कर दी है और बताया है कि बंदरगाह के नज़दीक इंडस्ट्रियल साइट्स पर भी ड्रोन का मलबा गिरा है। तो आपसे में हालात अभी भी बहुत ख़राब बने हुए हैं और ताज़ा खबरों के मुताबिक रिफाइनरी में एक और टैंक धमाके के साथ फट गया है। रात भर हुए इन हमलों के बाद अब तक कुल 3 टैंकों में आग लगने की बात सामने आ रही है, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। सीरिया की खबर सुनिए, मज़ेदार है। सीरियाई फ़ौज ने नॉर्थ ईस्ट सीरिया में मौजूद कसरक एयरबेस का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। अमरीकी फ़ौज ने वहां से निकलने से पहले अपनी उन तमाम मिलिट्री गाड़ियों को आग लगा दी जिन्हें वो अपने साथ नहीं ले जा सकती थी। अमरीकी फ़ौज, सीरियाई डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक सरकारी बयान जारी करते हुए बताया कि हसाका के देहाती इलाके में मौजूद इस बेस से अमरीकी फ़ौजें पूरी तरह से पीछे हट गई हैं। नॉर्थ ईस्ट सीरिया से आई ताज़ा खबरों के मुताबिक अमरीकी फ़ौजियों ने बेस छोड़ते वक्त अपने पीछे छोड़ी गई गाड़ियों और साजो सामान में आग लगा दी, जिसकी वजह से पूरे इलाके में धुएं का गुबार नज़र आ रहा है। आप तस्वीरों में पीछे काला धुआं देख रहे होंगे। सीरिया की न्यूज़ एजेंसी साना की 16 अप्रैल की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही अमरीकी फ़ौज ने यह बेस खाली किया, सीरिया की फ़ौज के दस्ते वहाँ दाखिल हो गए और अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया। अमरीकी लीडरशिप वाली कोलिशन फोर्स का यहाँ से निकलना इस इलाके में बदलती हुई मिलिट्री ताकत को साफ बयां कर रहा है।
सीरिया ने साफ किया है कि वो अपनी सरजमी के चप्पे चप्पे पर अपनी हुकूमत बहाल करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमें याद रखना होगा कि सीरिया की मौजूदा हुकूमत, अल-शरा की हुकूमत और अमेरिका के बीच ताल्लुकात वसी हैं, अच्छे हैं। अब वहाँ से अमेरिकी फ़ौज अपनी मर्ज़ी से ही निकली होगी, अल-शरा ने तो निकाला नहीं। हाँ, अल-शरा सीरिया की ज़मीन पर मौजूद इसराइल की फ़ौज को निकाल दें तो कुछ बात बने। आगे बढ़ें। ईसाइयों के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा पोप लियो 14 ने दुनिया को तबाह करने वाले तानाशाहों पर सख्त हमला बोला है। माना यह भी जा रहा है कि उनका ये इशारा जंग के शौकीन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ भी हो सकता है, माना जा रहा है। कैमरून के बामेंडा शहर पहुंचे पोप लियो ने उन मुट्ठी भर तानाशाहों को खूब खरी खोटी सुनाई जो जंग और लूट खसोट के जरिए जमीन को बर्बाद कर रहे हैं, इस दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। पोप ने साफ कहा कि दुनिया को अब जंग का रास्ता छोड़कर अमन की तरफ बढ़ना होगा। करीब 10 साल से अलहदगी पसंद तशद्दुद यानी कि सेपरेटिस्ट वायलेंस झेल रहे इस इलाके यानी कैमरून में पोप के आने से लोग बेहद खुश नजर आए। सड़कों पर हजारों की भीड़ ने नाच गाकर उनका इस्तकबाल किया। लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि पोप ने इतनी दूर आकर उनकी तकलीफों को पूरी दुनिया के सामने रखा। इस विजिट के जरिए पोप ने उस क्राइसिस पर रोशनी डाली जिसे दुनिया ने लंबे वक्त से नज़रअंदाज कर रखा था। दुनिया भर की खबरों में इतना ही। उम्मीद ये करता हूँ मैंने बहुत छोटी छोटी खबरें आपको बहुत सारी मुहैया करवा दी जो आपके सीधे समझ में आई होंगी। आई हों तो प्लीज़ औरों को भी बढ़ाइए। ये प्रोग्राम डेली का है, बस कभी जंग ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो ये प्रोग्राम खो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अगर ना किया हो सब्सक्राइब तो कर लीजिए इस चैनल को, ये आप ही का चैनल है। सलामत रहिए, खुश रहिए।